अब ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, और इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जो भी दुनिया या भारत में जो भी पहले से संबंधित है, पहली बार जो भी चीजें हुई हैं, फर्स्ट टाइम इन न्यूज वाले सेक्शन में आप समझ लो इसे, है ना। तो क्या प्रश्न है भैया कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला अभी दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, तो आंसर हो जाएगा इसका डेनमार्क। अब जो मंथ में मैं आपको लास्ट में वन लाइनर रिवीजन भी दूंगा ना, वो इसी तरह से होगा। अभी जैसे मैंने प्रश्न बता दिया, उसके बाद आंसर बता दिया, डेनमार्क, खत्म बात, अगले प्रश्न में पढ़ जाएंगे। ये होता है वन लाइनर रिवीजन। और डिटेल में आप जानते ही हो डेली करंट अफेयर्स में। और जो वीकली वाला सेक्शन है उसमें आप देख पाओगे वन लाइनर से थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा और डिटेल वाले से थोड़ा कम होगा, मतलब जो काम की बात होगी वही यहाँ पे होगा। तो साल का पहला वीकली है, तो एक बार मैं आपके माइंड में सेट करना चाहता हूँ कि इसमें हम करने क्या वाले हैं, ताकि मुझे आगे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े और आपके भी दिमाग में फिट रहे कि हमें यहाँ पे ये मिलने वाला है। तो देखो भैया, डेनमार्क अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और यहाँ पे डाक सेवा कब शुरू हुई थी, ये 1624 में शुरू हुई थी, तभी लगभग हम देखेंगे 400 सालों के बाद अभी से बंद कर दिया गया। अब डाक से संबंधित ये 2 दिवस आप ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अब ये डेली करंट अफेयर्स में देखो, जब डिटेल में मैं आपको कराता हूँ तो एग्जाम में पूछे गए इससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको कराता हूँ। एसएससी सीपीयू में पूछा गया था, ये देख लो, आगे भी देख सकते हो। ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था, ये टीचर के एग्जाम होते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर राजस्थान में, तब पूछा गया था। ये इसी से संबंधित, डाक सेवा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं करते हम, ये करते हैं अपन डेली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स में क्या मिलेगा, तो भाई ये मिलेगा, ये चाहिए तो वहां आना पड़ेगा। अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न भी देखो अच्छा है कि 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, जिसे बोलेंगे सीबीएम, सीबीएम का मतलब हो गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको भी किसने लागू किया, तो यूरोपियन यूनियन आंसर होगा। अब आप डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास अगर देखोगे ना, तो इसी प्रश्न में मैंने इसको डिटेल से और आसान भाषा में समझाने के लिए 5-6 मिनट लगाए थे। अब यहाँ थोड़ी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखे हुए फॉर्मेट में आपके सामने है। अगर वीडियो को आप पॉज करके रीड करना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो पढ़ सकते हैं आराम से। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये है क्या। तो नाम से समझ में आ रहा है, एक तरह का कार्बन टैक्स है। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनने में जो कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उसके लिए हम टैक्स लगाएंगे। वो जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और मुख्य रूप से इन्होंने कह दिया, ये जो टैक्स है ये सीमेंट, स्टील वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, लोहा वगैरह, फर्टिलाइजर्स, इनके ऊपर लगेगा, क्योंकि इन्हीं पे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है बनने में। और ये यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं है, अंदर तो पहले से ही चल रहा है। बाहर से जो माल यूरोपियन यूनियन आएगा जिन भी देशों से, उसके ऊपर लगेगा ये। इसलिए इसको दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा जा रहा है, बॉर्डर पे लगेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको, यूरोपियन यूनियन ने लगाया। अगला देखते हैं। अब देखो, डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको उसी के साथ ये एक प्रश्न भी करवाया था। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बिहार के एग्जाम में, कि दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है जिसने कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका सही उत्तर बताओ। ये आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं प्रश्न, मैं आपको करा चुका हूं इसे। हम अगला देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न भी अच्छा है। किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका पेरू। साउथ अमेरिकी देश है पेरू। और इस तरह से आप कह सकते हो ये दुनिया की पहली कीट प्रजाति बन गई है कानूनी अधिकार पाने वाली। मतलब डंक नहीं होते, जैसे वो मधुमक्खी डंक मार देती है, फफोला सा हो जाता है ना, तो इनमें डंक ही नहीं रहते बेचारियों के पास। लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूरे अमेजन वर्षावन में 80% से अधिक पौधों का परागण, पॉलिनेशन ये करने का काम करते हैं। लेकिन वनों की कटाई के कारण, बढ़ते तापमान के कारण, कृषि विस्तार के कारण इनके आवास नष्ट हो रहे हैं, तो इनको संरक्षण की आवश्यकता है और उसी के लिए पेरू ने अभी इनको कानूनी अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। पेरू में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये साउथ अमेरिकी देश पेरू यहाँ पर है, कैपिटल लीमा होती है, करेंसी है सोल। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि अभी पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ये कहां पर खोला गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। तो याद रखना, ये भारत का पहला है सरकारी एआई आधारित क्लिनिक जो ग्रेटर नोएडा में खोला गया है, ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और ये पॉइंट और जोड़ लेना, इसमें जो तकनीकी सहायता दे रहा है, कौन सा आईआईटी दे रहा है, ये प्रश्न भी आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। तो 8th स्टेट पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ऐसे ही पूछेंगे तो याद रखना असम बन गया है। अभी असम के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने ये घोषणा की है।
और असम के जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं सुभाष दास, उन्हीं को 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन अपॉइंट किया है। जबकि आप जानते हो जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है, केंद्र वेतन आयोग, 2025 में ही केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी थी, क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो गया। और इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो ये कर रही है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो याद रखने वाली बात क्या है, एक तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रख लेना, और हमारा जो प्रश्न था वो याद रखना कि 8th स्टेट पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा? असम। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यह भी किसने डेवलप किया है? इसको तैयार किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ने। और ये संस्थान है कहां पर है? ये पुणे में है। और इसी ने ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को तैयार किया है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तो आप समझ गए ना, एक ऐसा तरह का सिस्टम है जो वेदर यानी कि मौसम से जुड़ा डेटा अपने आप कलेक्ट करता है और अपने आप ही उसे आगे ट्रांसमिट करता है। ऑटोमेटिक है तो सारा काम अपने आप करेगा। और ये भी ध्यान रख सकते हैं, अभी मिशन मौसम के तहत इसे सबसे पहले दिल्ली में लगाया गया, बाकी दूसरे शहरों में भी धीरे धीरे लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, क्यों? देखो, विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा CSIR NPL दिल्ली में। अब ये विश्व की दूसरी है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्या है ये? राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है ये एक। और कहां पर उद्घाटन किया? CSIR NPL दिल्ली में। CSIR मतलब आप जानते ही हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NPL का मतलब हो गया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। मतलब CSIR के देश भर में जो लेबोरेटरीज है, रिसर्च सेंटर्स है, उन्हीं में से ये एक है। यहीं पे अभी इस लेबोरेटरी को स्थापित किया गया, और ये लेबोरेटरी की खास बात क्या है कि ये दुनिया में इस तरह की दूसरी है। भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में ये पहली है। काम क्या होगा इसका? तो जो भी हवा की गुणवत्ता मापने वाली जो मशीनें होती हैं, उनकी यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। अगर खराब हो गई है तो सही किया जाएगा। उन मशीनों की टेस्टिंग करके, कोई नई मशीन बन रही है तो उसकी टेस्टिंग करके उनको सर्टिफिकेट देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सब काम यहाँ पे होंगे। CSIR की याद रखना, डायरेक्टर जनरल कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपका कि भारत का पहला पूरी तरह से कागज रहित जिला न्यायालय, अभी इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, 53rd नंबर के, और अभी इन्होंने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूरी तरह से कागज रहित जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो इस तरह से ये भारत का पहला जिला न्यायालय होगा जहां पे केस फाइल करने से लेकर अंतिम निर्णय तक पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, कागज रहित होने वाला है। इसमें AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना इसको। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है कि डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को शुरू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु बन गया है। अब आप पूछोगे कि ये डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी भारत में पहली बार शुरू कर दी तमिलनाडु ने, ये तो बात हो गई, लेकिन ये है क्या? इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो इसका मकसद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजीज जैसी जो उन्नत टेक्नोलॉजीज है, इन पर काम करने वाले जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि वो जो भी रिसर्च करते हैं एक लेबोरेटरी के अंदर, और अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो उस रिसर्च में जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है भैया, उसको मार्केट तक लेकर के आओ, उसको वहीं पे समाप्त मत कर दो। जैसे अपने लैब में कुछ भी एक डिवाइस तैयार कर दी, बहुत नई और अच्छी डिवाइस है, तो उस डिवाइस को मास लेवल पे आप मार्केट में लेकर के आओ पब्लिक के लिए। ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए निवेश कर रहा है कितना? 100 करोड़ रुपए का, जिससे 100 स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा AK बालासुब्रमण्यम। सिंपल सा याद रखना है, AK बालासुब्रमण्यम अभी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। और ये काम क्या करता है रेगुलेटरी बोर्ड? वैसे तो याद रखना है, इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, और ये काम करता है देश में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनकी निगरानी करना, उनके लिए रूल बनाने का ये काम करता है। मतलब उनको रेगुलेट करता है, आप कह सकते हो। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत बन गया है। अब ये बिटुमेन क्या होता है? बिटुमेन सिंपल सा याद रखो, जो कि डामर होता है। डामर आपने काला काला चिपचिपा पदार्थ देखा होगा जब भी रोड बनता था। आजकल तो सीमेंटेड रोड बनने लग गए, लेकिन जो डामर वाले आपने देखे होंगे तो वो डामर ही है ये, जो कि कच्चे तेल से बनता है, एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। लेकिन बायो बिटुमेन की बात करते हैं जब हम, तो ये आप कह सकते हो इसका एक ऑल्टरनेट है।
इसका एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेट है, इसका एक इको फ्रेंडली विकल्प है जो कि कच्चे तेल से नहीं बल्कि पौधों से या कृषि अपशिष्ट होता है हम उससे तैयार करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही हो गया कि बिटुमिन के मुकाबले बायो बिटुमिन में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है। कृषि अपशिष्ट से तैयार हो रहा है तो किसानों को भी फायदा होगा, किसान अपनी पराली को जलाएंगे नहीं तो इससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना और ये मैंने आपको बताया भी था। चलो, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न के रूप में छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर देंगे आप, बिहार एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय ये कहां पर खोला गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का ये पहला ब्रेल लाइब्रेरी है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया है। ब्रेल लाइब्रेरी मतलब जो लोग या जो बच्चे तो देख नहीं पाते, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है ये लाइब्रेरी। और ब्रेल से आपको याद आएगा एक दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे, ये 4 जनवरी को होता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, लुई ब्रेल उनका नाम है, वो फ्रांस से थे। ठीक है, तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। और अभी आपको आवाज़ उम्मीद करूंगा सही आ रही होगी, कमेंट करके बताइए। पहले जो आवाज़ आ रही थी उससे बेहतर आवाज़ अभी आ रही होगी, है ना। ठीक है, अब एक ये प्रश्न भी है कि ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बन गई है। तो सही उत्तर होगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो सिंपल से याद रखेंगे, ISO IEC 42001 इस सर्टिफिकेट का नाम है और ये सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन गई है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो इसे जो ये सर्टिफिकेट मिला, इससे ये पता चलता है कि भुगतान पेमेंट में AI का नैतिक और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उपयोग करने में ये अग्रणी कंपनी है। और ये जो पेमेंट कंपनी है ये चेन्नई की है, जिसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नागराज मेलिंडला। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का नवगठित कैनी पेन्योर जिला को ही भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से इसे भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है। मतलब क्या हो गया, मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक जीवन को प्रकृति के साथ मिलकर विकसित करना है। मतलब इसको इस तरह से विकसित करना है जहाँ के लोगों का स्वास्थ्य, वहाँ की इनकम और समग्र सुख सुविधाएं बेहतर हों, क्योंकि उनके पास का वातावरण, उनके आसपास का वातावरण स्वस्थ और संरक्षित है। मतलब प्रकृति के साथ साथ आगे बढ़ना है, उसको नुकसान पहुंचा के नहीं, ये इसका मतलब हो गया। तो प्रश्न आएगा तो याद रखना, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और कौन सा है, कैनी पेन्योर जिला। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर, अभी इसको किसने तैयार किया है। तो आंसर होगा IIT कानपुर। तो पहले तो ये लाइन याद रखना कि ये भारत का पहला पैरों से चलने वाला एक मोबाइल रोबोट है। इसे IIT कानपुर का ही एक स्टार्टअप है एक्सटेरा रोबोटिक्स, उसी ने बनाया है। और क्या नाम दिया है इसको, स्कॉर्प इसको नाम दिया है। नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मतलब ये जो रोबोट है ना, ये पैरों की मदद से चल सकता है, पैर हैं इसके, अपने रोबोटिक हाथों से ही चीज़ों को छू सकता है, उनको पकड़ सकता है। तो ये भारत का पहला पैरों से चलने वाला एक मोबाइल रोबोट है जिसको IIT कानपुर ने तैयार किया या IIT कानपुर के एक स्टार्टअप ने तैयार किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बन गया है भैया, जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाला अभी ATM वैन को शुरू किया। तो आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ये देश का पहला ग्रामीण बैंक बन गया जिसने सोलर एनर्जी से चलने वाला भी ATM वैन को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाना। और आपको बता दूं, बैंक को ये जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, इसे इस पहल के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली है ये ATM वैन, इसको त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। फिर देखो इसमें क्या पूछ रहे, क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। तो याद रखेंगे, उड़ीसा ये भारत का पहला राज्य बनेगा जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री को लॉन्च करेगा। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की सही जानकारी जुटाना, बेहतर पॉलिसी बनाना और बीमारी की जल्दी पहचान करके लंबे समय तक इलाज सुनिश्चित करना। क्या होता है ये क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो आप कह सकते हो ये एक लॉन्ग टर्म किडनी की बीमारी है जो धीरे धीरे किडनी का काम करना बंद कर देती है। और इसका मुख्य कारण है डायबिटीज और हाइपरटेंशन।
एक ये प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि बामनवास कांकर पंचायत ये किस राज्य की पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है? तो सही उत्तर होगा इसका राजस्थान। ठीक है, तो बामनवास कांकर ये राजस्थान की पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है। इस पंचायत के अंदर 7 गांव आते हैं जो सभी के सभी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। अच्छा, ये पूछ लें कि राजस्थान में तो आता है ये पंचायत, लेकिन किस जिले या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो राजस्थान का एक नवगठित जिला है कोटपुतली पहरोर जिला, उसी के अंदर आती है ये बामनवास कांकर पंचायत। इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि भारत का जो पहला जैव ग्रामीण है यानी कि बायो विलेज है, वो कौन सा है? त्रिपुरा का जो दासपारा गांव है वो। और भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य ये कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भैया, भारत का पहला सॉवरन एआई पार्क ये कहां पर स्थापित होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। तो याद रखेंगे भारत का ये पहला सॉवरन एआई पार्क है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया जाएगा। और अभी इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई जो एआई कंपनी है बेंगलुरु की स्टार्टअप है उसके साथ समझौता किया है। निवेश होगा 10,000 करोड़ रुपए का, बनने में 5 साल लग जाएंगे। उद्देश्य क्या है बनाने का? तो भारत के भीतर ही नियंत्रित, प्रशिक्षित और उपयोग की जाने वाली एआई का निर्माण करना है जिससे दूसरे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। अपना खुद का एक एआई सिस्टम बनाना है ताकि उसका संबंधित जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस पर पूरा हमारा खुद का कंट्रोल हो। ठीक है, तो याद रखना आप तो कि भारत का पहला सॉवरन एआई पार्क ये कहाँ पे बनाया जाएगा? चेन्नई में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर ये प्रश्न भी देखो कि अभी हाल ही में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अभी कहां पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर में किया गया है। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही अंडमान सागर में ये भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक तरीके से समुद्र में मछलियां और समुद्री शैवाल उगाना ताकि ब्लू इकोनॉमी जो हमारी नीली अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिल सके, मछुआरों को फायदा हो। याद रखना मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। और फिश मछली की स्टडी को, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इथियोलॉजी कहते हैं। हिंदी में मत्स्य विज्ञान आप बोलते हो, ये ध्यान रखना, इथियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न याद रखना पूछेगा भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहां शुरू हुई? अंडमान सागर में। ये भी एक अच्छा प्रश्न रहेगा कि अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की अभी आधारशिला कहां पे रखी है? तो आंसर हो जाएगा इसका गांधीनगर में। तो गृह मंत्री जी ने अभी गांधीनगर गुजरात में, ये भारत की पहली, इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4 BSL का फुल फॉर्म है, ये बायो सेफ्टी लेवल 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। अब ये होती क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले ये याद रखना, ये भारत की पहली राज्य वित्त पोषित है। मतलब ऑलरेडी हमारे पास है इस तरह की, लेकिन किसी राज्य ने स्पेशली इसको शुरू किया है, इसको बना रही है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। केंद्र के लेवल पे तो ऑलरेडी हमारे पास है। और इसमें होता क्या है? इसमें जो खतरनाक जानलेवा वायरस होते हैं, जैसे इबोला वायरस, जैसे कोरोना वायरस, जिनके हमारे पास वैक्सीन नहीं होते, तो उनकी यहाँ पे स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सील पैक लैब चाहिए, एयर टाइट लैब चाहिए, ताकि वो वायरस वहां से बाहर ना निकल जाए। क्योंकि बाहर निकल गया, जैसे कोरोना का निकला था चाइना से, तो उसको संभालना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसके पास वैक्सीन ही थी, हमारे पास उसके लिए वैक्सीन नहीं थी हमारे पास। तो लैब से अगर बाहर निकल जाएगा तो हम कैसे रोकेंगे उसे? तो ऐसे वायरसों की स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ऐसी एयर टाइट लैब होनी चाहिए। तो उसी तरह की ये लैब है ताकि उसके अंदर हम इसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, तो गुजरात की ये पहली है और कोई भी ये पहला इस तरह की लैब बनाने वाला ये पहला राज्य भी है। और भारत में फिलहाल 2 इस तरह की मुख्य BSL-4 लैब है हमारे पास। एक तो पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, जो कि नागरिकों के लिए है, मतलब नागरिकों के लिए मतलब पब्लिक के लिए यहाँ पे काम होता है। और एक ग्वालियर के DRDO लैब है, वहाँ पे डिफेंस सेक्टर के लिए ओनली काम होता है। ठीक है, तो अभी वाली आप ध्यान में रखना, गांधीनगर गुजरात में। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में अभी एकमात्र
भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय शामिल हो गया है। कौन सा? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जो लुधियाना में आपको मिलेगा। और याद रखना, इस यूनिवर्सिटी को सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के डोमेन में इस श्रेणी में चुना गया है। मतलब ये यूनिवर्सिटी अब ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के नई खेती की तकनीकों को विकसित करेगा, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। अब ये ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी क्या है? तो इसमें ब्रिक्स देशों के जो बड़े बड़े जो बेहतर शैक्षणिक संस्थाएं होती है वो ग्रुप में काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट और याद करना कि राष्ट्रीय संस्थानों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में है वो इस नेटवर्क का ऑलरेडी पहले से हिस्सा है। लेकिन आज जो हमने बात करी है वो राज्य कृषि विश्वविद्यालय की बात करी है, इसलिए हमने कहा एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया इसमें शामिल होने वाला? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ध्यान रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य हो गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। तो लखनऊ याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य हो गया है। इसलिए लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया। क्या मतलब हो गया? मतलब जो डेली ताजा कचरा निकल के आ रहा है, हम सबके घरों से कचरा निकलता है, इकट्ठा होता है, तो अब वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। पहले तो क्या होता है, कचरों के पहाड़ बनते हैं, पुराना कचरा है उसको हमने सेट नहीं किया कहीं पे, उसकी बात नहीं हो रही है। अब जो ताजा कचरा निकल के आ रहा है उसको ये कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं, उसका इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, उसको क्लियर रख रहे हैं। और कैसे इसको सेट कर रहे हैं, ये कैसे उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं? तो जैसे उसमें से प्लास्टिक या कागज वाला कचरा निकाल दिया, उसको सीमेंट या कागज उद्योग में भेज देंगे। जैविक कचरा हो गया, उसे कृषि या बागवानी में उपयोग में ले लेंगे। बाकी जो ऐसा कचरा होगा जो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसे लैंड फिलिंग में या निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर देंगे। इस तरह से उसका निपटारा कर रहे हैं, नया कचरा इकट्ठा नहीं करने दे रहे। और इस तरह से ऐसा किया कहाँ जा रहा है? लखनऊ में। तो इसलिए हमने कहा ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है, डंप नहीं किया जा रहा अब। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्चुअली में अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। और इसी दौरान भारत और यूएई के बीच में एक समझौता हुआ कि यूएई ये भारत को हर साल 0.5 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा, सप्लाई करेगा। और इस आपूर्ति के बाद कतर के बाद यूएई ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। और यूएई ने किसको पीछे छोड़ दिया इस मामले में? तो आप कह सकते हो अमेरिका को। तो भारत को कहने की बात यह है, भारत को जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये भारत को सप्लाई करने के मामले में अगर पहले स्थान पे आप देखोगे तो कतर है, अब दूसरे नंबर पे यूएई हो गया, तीसरे नंबर पे यूएसए आ गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक ये प्रश्न भी देखो कि तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए अभी किसके साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। तो तेलंगाना ने, याद रखना, एक तो ये प्रश्न, यूएई के साथ मिलकर के ये भारत फ्यूचर सिटी का निर्माण कर रहा है। और ये भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगा। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन ये सिटी उत्सर्जित करेगी उतना ही अवशोषित कर लेगी, एनवायरमेंट में कुछ भी जाने नहीं देगी, मतलब कोई भी कार्बन जाने नहीं देगी। तो ये बिल्कुल नए सिरे से स्मार्ट सिटी बन रही है, भारत फ्यूचर सिटी। यहाँ पे 100% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। अब इसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आया था, इसको आप ध्यान में रखना कि देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो अटल नगर जो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन जो आज हम प्रश्न में बात कर रहे हैं वो नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, भारत फ्यूचर सिटी जो बनेगा तेलंगाना में। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा आप खुद ही बताओ। हम अगला देखते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आरआरबी जेईई में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर एक प्रश्न ये भी देखो कि अभी यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया। इस त्रिभुज में कौन सी एक जगह शामिल नहीं है? भाई त्रिभुज है तो तीन ही जगह होंगी, ऑप्शन 4 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सांची इसमें शामिल नहीं है। मतलब ये तीन इसमें शामिल है। तो अभी इन तीनों को, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल, उनको भारत की टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची में शामिल किया है। वो तीन स्थान कौन से हैं जो ये बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं? तो ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी, ये उड़ीसा के जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। तो इनको शामिल किया गया टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? देखो, जब भी हमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारी कोई साइट को नॉमिनेट करना होता है, शामिल करना होता है, तो उसके पहले हमें एक अस्थायी सूची हमने बना रखी है, वहाँ पे पहले इन स्थानों को शामिल करना होता है, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं।
ठीक है, तो बस वही है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रख दी है। इस कॉरिडोर की टोटल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34.5 किलोमीटर है। तो मोदी जी ने अभी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही इस एलिवेटेड कॉरिडोर, यानी कि एलिवेटेड कॉरिडोर का मतलब हो गया एक तरह का ऊंचा पुल, ऊंची सड़क है ना, ताकि ऊपर से वाहन निकल सकेंगे, नीचे से जानवर निकल सकेंगे, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर के निकल रही है ये सड़क। इसकी लंबाई कितनी है? 34.5 किलोमीटर है। इसको बनने में लागत आएगी लगभग 7,000 करोड़ रुपए, आप कह दो। और ये जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 715 का ही हिस्सा है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में बन रही है, ये बातें ध्यान में रखना। और ये कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाला गेंडों के लिए फेमस है। इसे आरक्षित वन कब घोषित किया गया था? 1908 में। नेशनल पार्क बना था 1974 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था 1985 में। और टाइगर रिजर्व बना था 2006 में। ठीक है, इसी से इतने सारे प्रश्न बन जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हो गया है? तो आंसर होगा स्पेन शामिल हो गया है। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये पहल भारत की है। क्या है? इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये भारत की ही एक पहल है जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसको मोदी जी ने शुरू किया था 2019 में, बैंकॉक में जो 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर। और ये इनिशिएटिव भारत की सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। सागर का फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और अभी इस पहल में स्पेन शामिल हो गया, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इसका मतलब हो गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए अभी किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा MS साहू। तो ये 15 सदस्यीय समिति है जिसकी अध्यक्षता करेंगे MS साहू। और इन्हीं की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया जो क्या करेगी? ये समिति NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर गारंटीड रिटर्न देने के विकल्प तलाशेगी और उस पर नियम बनाने पर काम करेगी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना होती है 23 अगस्त 2003 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चेयरमैन है शिव सुब्रमण्यम समन। और चेयरमैन का नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। आप देख सकते हो, एक बार इसी का स्थापना वर्ष उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था। अभी आप बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया, आंसर क्या होगा? हम अगला देखते हैं। एक ये प्रश्न भी अच्छा रहेगा कि भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र ये कहां पर स्थापित करने की अभी घोषणा हुई है? तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश में। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का तीसरा केंद्र अभी आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। तीसरा केंद्र ही हमारा, मतलब इस तरह के 2 केंद्र हमारे पास ऑलरेडी है भारत में। कहाँ पे? एक तो मुंबई में है और एक तेलंगाना में है। तो ये जो तीसरा केंद्र होगा ये मुख्य रूप से ऊर्जा और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब ये फोर्थ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी 27 जनवरी वाला जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स का वीडियो है उसको जाकर के पढ़ें, या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है आसान भाषा में। ठीक है, और इस संस्था की एक बार बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना होती है 1971 में। संस्थापक रहे क्लॉस स्वेब। हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है बॉर्ज ब्रेंडे। अगला देखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बनेगा, पहले पढ़ते हैं। अभी किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा, मतलब एक कानून पास किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस ने किया है। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है। सिंपल सा याद रखो, फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। और इसी तरह का प्रश्न अभी आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन अभी कहाँ पर किया गया? तो आप सभी जानते हो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा अब ये वाला भी आने वाले एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना इसको। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार ने कहाँ पर स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कौन सा स्थान है? तो माया बंदर वो स्थान है जहाँ पे ये स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह, स्मार्ट इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर का विकास किया जाएगा। खर्चा आएगा लगभग 200 करोड़ रुपए और ये खर्चा केंद्र सरकार देगी। जो ये योजना है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसी के अंतर्गत केंद्र पूरा पैसा देगी इसको बनाने में। बनने से क्या फायदा होगा? यहाँ पे जो
मछली पकड़ने वाली जो नाव होती हैं वो ठहरने की क्षमता बढ़ जाएगी, लगभग 430 नाव यहाँ पे आ सकेंगी, और साल भर में 10,000 टन मछली उतारने की यहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो ये सब होगा यहाँ पे। तो स्थान याद रखना, माया बंदर, जो कि अंडमान निकोबार में है। अच्छा, ये जो योजना आपके लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये कब शुरू हुई थी, बता दोगे आप? नहीं बता पाओ तो मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये लॉन्च हुई थी 10 सितंबर 2020 में। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है।